सीतामढ़ी मैथ वाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस फिर से नए एपिसोड में। साथियों, मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। आप लोग जो गलती करते हैं, मैं उसको पहले आप लोगों को हल और उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो परेशानी होता है, मैं उसको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों का काम है कि वीडियोस को पूरा देखना, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्किप करके देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आज स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम देश हित में प्यार करने वाले लोगों को बहुत चाहते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ एक कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देता होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाई स्कूल प्राथमिक गणित। मैंने इससे पहले आपको क्लास 9 यही सेम टू सेम बुक का मैं बहुपद का गुणनखंड चैप्टर में आपको बनाकर पूरा वीडियोस 3 का ए और 3 का बी मैं बनाकर डाला था, और वह चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। वह पार्ट 10 तक मैं आपको बनाकर रख दिया हूँ। आप लोग बहुपद के गुणनखंड का पूरा चैप्टर आप 3 का ए और 3 का बी में बना दिया हूँ। वहाँ पर जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप जो है देखेंगे तो आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिल जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए है। जो क्लास 9 के स्टूडेंट है, जो भारती भवन का बुक बनाते हैं और मैथ सब्जेक्ट अगर उसको हार्ड लग रहा है, तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को पूरा देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह जो बुक आपको मैं बताया हूँ काफ़ी अच्छा बुक है। आप लोग जितना जल्दी हो सके यह बुक को खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। इस बुक को आप लोग खरीद लेंगे तो आप लोगों की, मैं इस प्रस्तावना में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, मैं इसको क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है साथियों स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर पहला चैप्टर जो दिखाई दे रहा है, वह वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आज डिटेल्स में समझूंगा। वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, मैं पूरा चीज समझने वाला हूँ। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखिए, सवाल को बनाने से पहले उसका फार्मूला जरूरी होता है समझना। अगर आपको सूत्र नहीं मालूम है तो आप फिर सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई भी गाड़ी अगर चलाता है तो उसके लिए खुराक की ज़रूरत पड़ती है, और वो पेट्रोल होता है, तेल होता है। ठीक है, जब आप खाना बनाने भी जाते हैं तो उसका मटेरियल पहले उपलब्ध होगा, तब जाकर खाना अच्छा से तैयार होता है और अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो सवाल डायरेक्ट बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले फार्मूला को आप लोग जानने की कोशिश करें कि फार्मूला इसका क्या है, इसके बाद ही आपसे सवाल अच्छा से बन पाएगा। तो यहाँ पर मैं पहला चैप्टर रियल नंबर का पूरा सवाल का मैं आंसर जानूंगा और इसका मैं फार्मूला जानूंगा, फिर आपको आगे की कदम मैं सवाल बनाकर चैप्टर में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग पिछली कक्षा में आप जो है संख्या पद्धति के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। कुछ पढ़ाई कर चुके होंगे। यहाँ मुख्य विषयों को एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम और विषम, और अभाज्य संख्या, रूट संख्या और यौगिक संख्या, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से जानना जरूरी होगा। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो मैं पूरा चीज लिख कर रेडी कर चुका हूँ। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद एक बार जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मैं पूरे सवाल जितना भी फार्मूला होता है, मैं सभी फार्मूला का क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर इसका फार्मूला का मैं जवाब लिख दिया हूँ स्क्रीन पर। आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए, ठीक है ना। वीडियोस को देखते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल समझ में आने की चीज नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं और डायरेक्ट मुद्दा की बात करते हैं। देखिए, हमने कक्षा 9th वास्तविक संख्या अध्याय 1, मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। यह बहुत मेहनत लगता है इस फार्मूला को लिखने में, और देखिए आपके लिए मैं कॉपी कलम लेकर आया हूँ, तो आप लोग भी लेकर आए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको मैं प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको आंसर सामने है कि शॉर्टकट में इसका आंसर निकाला हूँ कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। साथियों, जो संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है, वह क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहलाती है। आपको बहुत आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ, मैं एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। जैसे कि जब आप बच्चे थे तो आपको जो है एक दो आपको टीचर पढ़ाया करते थे, आपको एक से शुरुआत होता है कोई भी अंक, और यहाँ पर साथियों यहाँ पर एक दो तीन यानी कि गिनती के पहाड़ा, गिनती और पहाड़ा आप जो है पढ़े होंगे बच्चा में कि 2 का 2 से 20 तक और इसके बाद 1 से लेकर 100 तक। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप इतना ही समझिए, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी वह क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो संख्या जैसे 1 2 3, कोई पूछेगा 4 क्या है तो एक प्राकृत संख्या है, 1 क्या है तो एक प्राकृत संख्या है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है, मैं इस एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। और दोस्तों एग्जाम्पल इसका क्या है कि मैं इसे एन से सूचित करता हूँ, है कि नहीं, मैं कैपिटल एन से इसको सूचित करता हूँ। और इसके बाद दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, दूसरा आपका आ जाता है सम संख्या। दूसरा क्या आता है, सम संख्या आता है। तो सम संख्या को भी समझना पड़ेगा, यह सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो इवेन नंबर साथियों आपको मैं बता दूं कि इवेन नंबर किसे कहते हैं। तो जो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, इवेन संख्या कहलाता है, इवेन नंबर कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो क्या कहलाता है, यानी सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका ये भी समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर मैं यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। तो देखिए आपको यहाँ पर जो जोड़ा अंक है, जो जोड़ा अंक है आपको, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, तो दो देखिए जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना, जो 2 से कट जाएगा। अब एक बात बताइए, 7 है तो 7 2 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो यह क्या होगा, यह सम संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप 8 को लेते हैं तो 2 से भाग देते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 को 2 से भाग देते, 2 चौका 8 कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया 4 मरतबा में। तो आपको क्या है कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य है यानी कि भाग लग जाता है, तो क्या कहलाता है, वो सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 10 ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, 12 14 16 18, ठीक है, जो 2 से कट जाए। इसके बाद साथियों विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, और नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पर समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि आप जो है 3 को 2 से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि कटेगा ही नहीं, शेषफल बच जाएगा ना। पूरा पूरा जो 0 हो जाता है 2 से वही सम संख्या होगा, और जो 0 नहीं होगा, ठीक है ना, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वह हो जाएगा विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये सब नहीं कटने वाला है, तो ये जो है विषम संख्या कहलाएगा। जो संख्या 2 से विभाज्य न होता है उसको विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य हो जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो आपको अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा, या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या कहलाता है, उसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। मैं शॉर्टकट में इस परिभाषा को लिखा हूँ, मैं यहाँ पर आपको आसान भाषा में लिखने की कोशिश किया हूँ। आप बुक में भी देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा हार्ड जो है इसका परिभाषा है। तो मैं क्या कह रहा था कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 5 7 11, देखिए
हम क्या बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर अगर देता है और कहता है कि आप ये बताओ कि दो दो जो है, आप ये बताओ कि दो जो है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है या नहीं, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका गुणनखंड निकालूंगा। और यहाँ पे गुणनखंड निकालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यह दो किस किस से कट रहा है, यानी कि किस किस से कट रहा है। यहाँ पर सिर्फ दो से कट रहा है और एक से कट रहा है। यह दो जो है मेरे दोस्त, यहाँ पर यह दो किससे कटेगा, एक से कटेगा दो मरतबा में, ठीक है ना। और या फिर दो से कटेगा, एक से कटेगा दो मरतबा में, यानी कि जिसका गुणनखंड सिर्फ ओनली दो आता है, दो संख्या आएगा, वह क्या होगा, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। और ये इसके बाद उससे अगर ज्यादा होगा तो वह नहीं कहलाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चार का गुणनखंड करते हैं, चार का अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, दो दूना चार, फिर दो का ही दो। देखिए दो गुणनखंड यहाँ पे आया और एक एक्स्ट्रा आ गया, तो जिसका गुणनखंड तीन होगा यानी कि दो से ज्यादा होगा, वह यौगिक संख्या कहलाएगा, न कि अभाज्य संख्या। इतना दिमाग में रखना है कि जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा होगा वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 11 देख लीजिए, 11 से 11 का ही 11, इसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना है, दो है। 7 देख लीजिए, 7 का सिर्फ 7 का ही 7 होगा। लेकिन इसी तरफ अगर 6 के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 का ही 3, यानी कि 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 1 भी आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड मेरे दोस्त कितना है, 3 आ गया। तो जिसका दो गुणनखंड हो सिर्फ, वह क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके बाद यौगिक संख्या के बारे में बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया है आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा हो, वह यौगिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप 9 का गुणनखंड करते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 का ही 3। देखिए 1 2 3 गुणनखंड आ गया ना, यानी कि 9 3 से भी कटेगा, यहाँ पर देखिए 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। समझ में आ रहा है। इसका जिसका गुणनखंड 3 आता है, जैसे 10 है तो 10 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 5 6 10, 5 का ही 5, यानी कि इसका गुणनखंड 3 आ गया, तो यह क्या है, यौगिक संख्या कहलाएगा। इसके बाद साथियों आइए मैं आगे और समझता हूँ कि सह अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। आपको तो मैं यह चीज बताया है कि यौगिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यौगिक संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या को। अब को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं और को प्राइम नंबर जिस यहाँ पर देख सकते हैं, इसका परिभाषा है कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ जिसका महत्तम समावर्तक HCF यानी 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखना है कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ जिसका महत्तम समावर्तक HCF 2 हो, सॉरी 1 हो, तो वह क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं, अगर आप 2 और 3 का महत्तम निकालते हैं, क्या है, 2 और 3 का महत्तम निकालते हैं, तो देखिए आप सबसे पहले 2 का गुणनखंड कीजिए तो कितना मरतबा कट जाएगा, 2 का ही 2, यानी कि 2 का ही 2, 2 गुने 1, और 3 से काटेंगे तो 3 गुने 1। देखिए इसका महत्तम समावर्तक HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे यहाँ पर सबसे ज्यादा मान, यहाँ पर देखिए क्या दोनों में 1 आ गया ना भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, यह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर इसी के तौर पर अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर 3 5 का कितना का 3 5 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुने 1 लिखते हैं, 3 का गुणनखंड करेंगे तो, और 5 गुने 1, यहाँ पर हाईएस्ट कितना हो गया, 1, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर आप 4 का, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप 4 और 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, सबसे पहले तो 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4 और 2 का ही 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 1 होगा ना।
इसके बाद 6 का करेंगे तो कितना होगा, 6 का करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 एकाही 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1। देखिए यहाँ पर 2 आ गया है कि नहीं। तो भाई ये तो गड़बड़ा जाएगा ना, क्योंकि आपका परिभाषा क्या है कि जिसका एचसीएफ ओनली एक आता हो। अगर यह आएगा तो ये छूट जाएगा ना, तो यह गलत हो जाएगा। 4 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। 4 6 क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आप नीचे आएंगे 7 नंबर को देखेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको मैंने शुरू में सबसे पहला स्टेप बताया था कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन उसके शुरू में यानी कि 1 के पहले अगर आप 0 लगा देते हैं, जैसे में 1 2 3, ये तो प्राकृत संख्या हो गया। इससे पहले अगर आप 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अगर कोई आदमी, देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। इतना बात ध्यान रखना है। छोट बड़ हो सकता है, ये बड़ा छोट नहीं हो सकता है। भाइये में देख लीजिए, अगर आपका भाई छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना, थोड़ा देर के लिए झुक जाएगा। लेकिन आप बड़े हैं तो हमेशा बड़े ही रहेंगे। हमेशा झुकना किसको होता है, छोटे को झुकना होता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर झुक जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है कि यहाँ पर जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसको W से सूचित करते हैं, बड़ा W से इसको सूचित करते हैं। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 ETC, यानी कि अनंत तक जाता है। इसके बाद यहाँ पर इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, इसका प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 तथा ऋण पूर्णांकों -1 -2 -3 -4 को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहलाती है, इसे जेड से सूचित करते हैं। तो आपको तो समझना पड़ेगा, इसका परिभाषा मैं नीचे भी दिया हूँ कि अगर आप सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसे जेड से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको जेड से सूचित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऋण पूर्णांक इतना -1 -2 -3 को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो इसमें आपको धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले इसको समझने के लिए धनात्मक पूर्णांक को समझना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, शून्य से बड़ी सभी पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़ा जितना भी पूर्णांक रहेगा, शून्य से बड़ा जितना भी पूर्णांक रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 0 है, कितना है, 0 है। 0 से बड़ा जितना भी पूर्णांक संख्या है, कि जितना भी पूर्णांक संख्या रहेगा वह सब क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। 0 से दाहिने तरफ जितना भी पूर्णांक संख्या, जितना भी बढ़ेगा अंक बड़ा, वह पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो शून्य से छोटी सभी पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कहने के मतलब ये हुआ कि अगर आप, जैसे आप तो समझ गए कि 0 से बड़ा जितना भी पॉजिटिव रहेगा अंक वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन 0 से बड़ा जितना भी 0 से छोटा जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा, जैसे जैसे 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। यानी कि इससे छोटा, 0 से छोटी जितना भी जितना भी पूर्णांक वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख चुके हैं। मैं आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग इस सवाल को आप लोग उतारे भी होंगे। मैं आपको जितना भी सवाल है, मैं आपको इसका फार्मूला आपको मैं दिखाया हूँ। एक झलक फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, एक झलक आप फिर से देख लीजिए, वरना आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियोस को बनाता हूं। और मैं यह जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर का पहला पार्ट 1 रहेगा। अभी मैं लगभग 2-3-4 दिन तक फार्मूला ही दिखाऊंगा। इसके बाद मैं सवाल बनाने की कोशिश करूँगा। अगला स्टेप रहेगा कि इसको सवाल को बनाना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, जितना भी मैंने लिखाया है
और मैंने आपको बताया है, इन सभी को आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिए, तब जाकर आपको आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यह करता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए। ठीक